केमिस्ट्री समझ में क्यों नहीं आती? इसका एक बड़ा कारण है, जब हम क्लास 11 में पढ़ते हैं तो हम पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं। क्लास 11 को इतना महत्व नहीं देते हैं, और जब क्लास 12 में जाते हैं और बोर्ड एग्जाम सर पर होते हैं तो हमें पढ़ने का भूत सवार होता है, परंतु सब्जेक्ट को समझने में प्रॉब्लम आती है। तो इसका कारण क्या है? क्लास 11 में सब्जेक्ट का ABCD होता है। क्लास 11 बेसिक होती है, उससे आपको बेसिक नॉलेज मिलता है। केमिस्ट्री की बात करें तो क्लास 11 में आप सीखते हो परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है, अणु सूत्र कैसे लिखे जाते हैं, धनायन और ऋणायन कैसे बनते हैं। धनायन और ऋणायन पर ये जो नंबर होते हैं जिनको हम संयोजकता कहते हैं, तो संयोजकता क्या होती है, ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है। परमाणु आपस में रासायनिक बंधों के द्वारा जुड़कर अणु बनाते हैं। ये रासायनिक बंध कैसे बनते हैं? सहसंयोजक बंध, आयनिक बंध, उपसहसंयोजक बंध, ये सभी बंधों का निर्माण कैसे होता है। अणु सूत्र कैसे लिखा जाता है, और अणु सूत्र से रासायनिक नाम कैसे पता चलता है। रासायनिक नाम से क्या अणु सूत्र लिखा जा सकता है? ये सारा ज्ञान आपको क्लास 11 की केमिस्ट्री में मिलता है, और इसी को हम बोलते हैं बेसिक ज्ञान। क्लास 12 की केमिस्ट्री को समझना है तो क्लास 11 का बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। मॉल कंसेप्ट क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण कैसे लिखे जाते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, अभिक्रियाएं होती कैसे, ये सारा ABCD आप समझोगे तो क्लास 12 की केमिस्ट्री बहुत ही सरल हो जाएगी। चलिए बात करते हैं क्लास 12 में बेसिक पर ध्यान कैसे दोगे। सबसे पहला काम तो आपको क्या करना होता है, केमिस्ट्री की पुस्तक को प्रारंभ से चैप्टर वाइज समझना है। अगर आप कोचिंग जाते हो तो वहाँ पर समझो, क्लास टीचर समझाता है तो वहाँ पर समझो, और वीडियो देखते हो तो वीडियो से समझो। उसके बाद क्या करना है, हम सभी के पास टेक्स्ट बुक होती है, तो उस टेक्स्ट बुक के 2 पेज आपको रीड करना है, प्रतिदिन 2 पेज पढ़ना है। जब आप पढ़ना प्रारंभ करते हो तो आपको कुछ बातें समझ में आती है और कुछ बातें समझ में नहीं आती। अगर हिंदी माध्यम से हो तो आपकी पुस्तक की जो लैंग्वेज होती है, हिंदी जो लैंग्वेज होती है वह शुद्ध हिंदी होती है, और हमारे बोलचाल की जो लैंग्वेज होती है वह सरल सामान्य हिंदी होती है। तो हमें किताब से समझने में दिक्कत आती है, परंतु ऐसा भी नहीं है कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आपको कुछ समझ में आएगा और कुछ समझ में नहीं आएगा। जो आपको समझ में नहीं आता है, कोई सेंटेंस आपको समझ में नहीं आता है, कोई शब्द आपको समझ में नहीं आता है, कोई केमिस्ट्री का शब्द हो सकता है, हिंदी का शब्द हो सकता है जो आपको समझ में नहीं आता है, तो उसे टिक करो और अलग से एक छोटी सी डायरी बनाओ, चैप्टर का नाम लिखो, और जो आपको समझ में नहीं आया उन शब्दों को डायरी में लिखो। ऐसा 7 दिन तक करो। जितनी भी प्रॉब्लम इकट्ठी होती है, जितने भी शब्द इकट्ठे होते हैं, उन शब्दों को क्लास टीचर के साथ डिस्कस करो। कोचिंग जाते हो तो कोचिंग में पढ़ाने वाले टीचर से डिस्कस करो, या इंटरनेट पर सर्च करो, उन शब्दों का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। और जब शब्द समझ में आ जाएंगे, तो आपको चैप्टर भी समझ में आने लगेगा। ऐसा करने पर आपका बेसिक नॉलेज बढ़ता जाएगा। प्रत्येक चैप्टर में आपको क्या नहीं आता है, उन बातों को नोट करोगे और अपने टीचर से पूछोगे तो 100% उस चैप्टर की तैयारी होगी और आपका बेसिक नॉलेज बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, 2-3 चैप्टर समझने के बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आगे आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बेसिक एक जैसा होता है और प्रत्येक चैप्टर में आपको बेसिक मिल जाता है। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, इन दोनों का बेसिक अलग है, परंतु पूरी तरह से अलग नहीं है। बहुत सारी बातें जो आप पहले समझ लेते हो, उन्हीं बातों का इस्तेमाल आने वाले टॉपिक में होता है, आने वाले चैप्टर में होता है। तो पहली बार जब आप किसी चैप्टर की स्टडी करते हो
तो उसके जो बेसिक शब्द होते हैं जो आपको समझ में नहीं आते और उन्हें समझ लेते हो, तो आपका दिमाग खुल जाता है। और जब दिमाग खुल जाता है तो किसी भी चैप्टर से संबंधित समस्याओं का हल हम स्वयं खोज लेते हैं। तो स्टडी करो तो बेसिक के साथ करो। अगर आपको समय मिलता है तो आप क्लास 11 के जो कॉन्सेप्ट है, जो मूलभूत बातें, उन्हें केवल 10-15 मिनट समझ सकते हो। प्रतिदिन 10-15 मिनट आप क्लास 11 की के नोट्स या उसकी जो बुक है उसमें आप उन शब्दों को समझ सकते हो जो आप नहीं जानते हो। तो सच कह रहा हूँ, यदि बेसिक के साथ आप किसी अध्याय को समझते हो तो आपकी स्टडी बहुत ही सिंपल हो जाएगी। कम समय में आपको ज़्यादा नॉलेज हो जाएगा। चलो अब हम बात करते हैं नोट्स बनाने की। आप चाहे तो दूसरे के नोट्स की कॉपी, जेरोक्स कॉपी करके अपने पास रख सकते हो। आप चाहे तो डायरेक्ट किताब से पढ़ सकते हो। लेकिन सबसे अच्छा तरीका है कि अगर आप नोट्स स्वयं बनाते हो, स्वयं अपने हाथों से नोट्स लिखते हो, आप दूसरे के नोट्स का सहारा ले सकते हो, देख सकते हो, आप किताब में पढ़ सकते हो, लेकिन नोट्स स्वयं बनाते हो, सिंपल लैंग्वेज में बनाते हो, तो आपके द्वारा बनाए गए नोट्स सबसे ज़्यादा आपको याद होने वाले हैं। जो नोट्स हम स्वयं बनाते हैं उनको पढ़ना, उनको समझना और उनको याद रखना बहुत ही आसान होता है। नोट्स बनाने के लिए आपको कम से कम 2 कलर का यूज करना है। जब नोट्स में आप कोई टॉपिक लिखते हो तो उसे अलग कलर से लिखो, और टॉपिक के अंदर जो भी लिखते हो उसे दूसरे कलर से लिखो। ऐसा करने पर क्या होता है, आपके नोट्स जब आप देखते हो तो उनमें टॉपिक हाईलाइट होते हैं। हमारी आंखें नोट्स को देखती हैं और यह दृश्य हमारे दिमाग में जाता है, तो हमारा दिमाग सरलता से अलग अलग टॉपिक को सेपरेट करके स्टोर कर लेता है। लेकिन जब हम नोट्स बनाते हैं सिंगल कलर में तो हमारे दिमाग को दिक्कत आती है अलग अलग टॉपिक को सेपरेट करने में, क्योंकि कलर सेम होता है। तो हमारा दिमाग आसानी से नहीं पहचान पाता कि कौन सा टॉपिक कहाँ पर है। तो 2 कलर पेन का यूज करो। अपनी नोटबुक में सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखो और उस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हैं, उन टॉपिक के अंदर फिर से कौन कौन से टॉपिक हैं, इन सब का चार्ट बनाओ। इस तरह का चार्ट बनाओ, चैप्टर के अंदर क्या क्या है इस चार्ट से आपको पता चल जाएगा। चार्ट यहाँ पर एक नक्शे का काम करता है, जैसे खजाने का नक्शा। उस नक्शे की सहायता से हम खजाने को ढूंढ सकते हैं। इसी तरह प्रत्येक अध्याय में कौन कौन से टॉपिक हैं, उनके अंदर क्या क्या है, इस चार्ट की सहायता से हम ढूंढ सकते हैं। हमारा मस्तिष्क इस चार्ट को स्टोर कर लेगा। जब कभी इस चैप्टर पर आधारित कोई प्रश्न एग्जाम में आता है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में उस प्रश्न से संबंधित चैप्टर का चार्ट हमारे सामने आ जाता है और हमें सरलता से उत्तर याद आ जाता है। तो जब आप नोट्स लिखते हो तो सबसे पहले चैप्टर मतलब अध्याय का नाम लिखो, फिर चार्ट बनाओ और नोट्स लिखना प्रारंभ करो। एक और बात, किताबों में लैंग्वेज शुद्ध हिंदी होती है और साइंस के स्टूडेंट्स हिंदी लैंग्वेज पर ध्यान कहाँ देते हैं। वो तो ये समझते हैं कि हमें हिंदी आती, हिंदी तो हमारी मातृभाषा है। हमें जो हिंदी आती है वो सामान्य हिंदी, शुद्ध हिंदी के शब्द बुक में मिलते हैं और वो शब्द हमें समझ में नहीं आते। जैसे क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय, ठोस में हम पढ़ते हैं त्रिवीम शब्द, तो हमें पता होना चाहिए त्रिवीम क्या होता है। त्रिवीम 3D XYZ। नियमित शब्द है, नियमित, लगातार, कंटिन्यूअस। मैं यहाँ पर पढ़ा नहीं रहा हूँ, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ कि जब आप किसी अध्याय का अध्ययन करते हो तो उसमें क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। उन समस्याओं के लिए आप तैयार हो सकते हो। देखो, चार्ट बनाने से एक और लाभ मिलता है। उस चार्ट में आप टिक कर सकते हो। जैसे आपको कोई टॉपिक समझ में आ जाता है तो उस टॉपिक को टिक कर दो, और कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो उसे क्रॉस कर दो। जो समझ में नहीं आता है उसी पर मेहनत करना है।
और जो समझ में आ जाता है, जो सरलता से याद हो जाता है, उस पर मेहनत नहीं करना है। तो क्या समझ में आता है और क्या समझ में नहीं आता है, चार्ट से पता चल जाएगा, क्योंकि चार्ट में आपने टिक कर रखा है, चार्ट में आपने क्रॉस कर रखा है। ऐसा प्रत्येक अध्याय में आप करते हो तो एग्जाम के समय आपको पता होगा संपूर्ण सब्जेक्ट में आपको क्या समझ में आता है और क्या समझ में नहीं आता है। जब एग्जाम के समय हमें पता होता है कि हमें क्या क्या नहीं आता है, तो उस समय आपको केवल इसी पर ध्यान देना है, इसी को समझना है। अगर एग्जाम के समय आपको पता है कि आपने 80% केमिस्ट्री को समझ लिया, केवल 20% केमिस्ट्री ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आ रही, तो आप मुझे बताओ उस समय आप सबसे पहले किस पर ध्यान दोगे? उस 20% केमिस्ट्री पर ध्यान दोगे जो आपको समझ में नहीं आ रही है। प्रत्येक टॉपिक का जो वर्णन होता है उसमें मुख्य बातें होती हैं, बाकी तो हिंदी के शब्द होते हैं, लेकिन उसमें कुछ मुख्य बातें होती है, मुख्य पॉइंट होते हैं। उन पॉइंट को पकड़ो। जैसे रासायनिक बलगति की, इसमें अभिक्रिया का वेग है, तो अभिक्रिया के वेग की परिभाषा क्या है? इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को उस अभिक्रिया का वेग कहा जाता है। अगर आपको यह परिभाषा समझ में नहीं आती तो इसका मतलब आपको नहीं पता है कि इकाई समय क्या होता है, सांद्रता क्या होती है, मोलरता, मोललता, मोल अंश, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, ये सब सांद्रता के पद हैं। अब अगर हमें सांद्रता का नहीं पता, हमें इकाई के बारे में जानकारी नहीं है, तो अभिक्रिया का वेग समझना कठिन होगा। और जाते जाते एक और बात बताता हूँ। सबसे पहले तो अपना डर खत्म करो। गुस्सा, डर, चिंता, ये हमारे दिमाग को क्षति पहुंचाते हैं, हमारी मेमोरी को कमज़ोर बनाते हैं। तो इनसे दूर रहो और प्रसन्न होकर बिंदास पढ़ाई करो।